तो क्या हाल है दोस्तों आज की हमारी कहानी का टाइटल है वीरान घर। बरगाड़ी गांव के बाहरी छोर पर स्थित वो पुराना बंगला जिसे गांव वाले भूतों का घर कहते थे, अब ऋतिक का ठिकाना बन चुका था। उसका शरीर तो वही था, लेकिन मन अब भी शहर के शोरगुल से निकलकर इस सन्नाटे में ढलने की कोशिश कर रहा था। बंगले के सामने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पीछे एक सूखा हुआ कुआं और दाई और एक टूटी झोंपड़ी थी, शायद पुराने नौकरों के लिए बनी हुई। बंगले की दीवारों पर काई जमी थी और छत के कोनों में जाले लटक रहे थे। दरवाजा जब भी खुलता उसकी चरमराहट से जैसे हवा तक सहम जाती। तुम यहां अकेले कैसे रह लोगे? गांव के लड़के रोहित ने पूछा था। कभी कभी अकेलापन सबसे अच्छा साथी होता है, ऋतिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि यह अकेलापन क्या गुल खिलाने वाला है। बंगले के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़कर भाग लिया हो, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। लकड़ी की अलमारी में अब भी किताबें थी। एक पुराना पियानो ड्राइंग रूम के कोने में रखा था। पियानो के ऊपर धूल की परत जमी थी, लेकिन जब ऋतिक ने उसे छुआ तो एक धुन सी निकल पड़ी, बहुत धीमी लेकिन जानी पहचानी। उसने सोचा शायद हवा के कारण छिड़ गया होगा। रात ढलने लगी। वो अपने कमरे में सोने गया, जहां लकड़ी का एक विशाल पलंग और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक लड़की की जिसकी आंखें कैमरे की बजाय जैसे सीधे उसे देख रही थी। सावनी नाम उसके जुबान पर आ गया खुद ब खुद। उसने सिर झटक कर कहा, तू बहुत कहानियां पढ़ चुका है, अब असल में नहीं जीना है। लेकिन वो नहीं जानता था कहानी अब शुरू हो चुकी थी। रात के 2:30 बजे एक धीमी सी आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा हो। ऋतिक की नींद खुल गई। कमरे में एकदम सन्नाटा था, लेकिन बाहर से सीढ़ियों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। लेकिन जब नीचे झांका तो सीढ़ियों पर हल्के हल्के गीले पैरों के निशान देखे, जो ऊपर की ओर आ रहे थे, ठीक उसी कमरे की ओर जहां वो खड़ा था। ठंड में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। आवाजें रुक गई। वो पलटा और देखा तस्वीर अब जमीन पर गिरी हुई थी। अगली सुबह वो गांव वापस लौटा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उसे डर बेवकूफी लगा, शायद नींद में कुछ महसूस किया हो। लेकिन पियानो, पैरों के निशान और वो लड़की की तस्वीर, उसने खुद को काम में उलझा लिया। पुराने फर्नीचर को साफ किया, अलमारी से कुछ किताबें निकाली और एक डायरी ढूंढ निकाली, बिना नाम की। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम लौट आए हो। डायरी के पहले ही वाक्य ने ऋतिक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम लौट आए हो। उसने तुरंत अगले पन्ने पलटे, लेकिन बाकी पृष्ठ धुंधले थे। कुछ अक्षर मिटे हुए, कुछ पन्नों पर आड़ी तिरछी लकीरें। सिर्फ एक और लाइन साफ दिखाई दी, अब मत जाना, नहीं तो फिर कभी लौट नहीं पाओगे। उसने डायरी बंद कर दी, गहरी सांस ली और खुद को तर्क से समझाने लगा, ये सब इत्तेफाक है। शायद किसी गांव वाले की लिखी कोई अधूरी कहानी हो। लेकिन इत्तेफाक ने उस रात एक और रूप ले लिया। रात का दूसरा पहर था। घड़ी ने 2 बजाए। बंगले के अंदर सन्नाटा था, सिवाय दीवार पर टंगी पेंडुलम घड़ी के टिक टिक के। और तभी ऋतिक को एक धीमी सी स्त्री स्वर की आवाज आई, इतनी धीमी जैसे हवा खुद कोई राज फूंक रही हो। वो चौंक पड़ा। आवाज कमरे के बाहर से आई थी, लेकिन उसमें कुछ जाना पहचाना सा था, कोई ऐसा जिसने कभी बहुत प्यार से उसका नाम पुकारा हो। ऋतिक। अब की बार थोड़ा तेज, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दरवाजे के उस पार उसने दरवाजा धीरे से खोला। सामने खाली बरामदा था, लेकिन फर्श पर उस जगह के ठीक सामने जहां वो खड़ा था, खून की कुछ बूंदें थी।
सूखी नहीं थी, ताजा थी। नीचे हॉल से एक परिचित धुन सुनाई दी, वही पियानो की। लेकिन ऋतिक ने उसे कभी बजाया ही नहीं था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा, पियानो के पास पहुंचा और देखा कि उसकी चाबियां खुद ब खुद दब रही थी। हर धुन, हर स्वर, जैसे किसी अदृश्य उंगलियों ने उसे छुआ हो। अचानक पियानो की धुन रुक गई। कमरे में एक सन्नाटा और तभी दीवार पर टंगी वही लड़की की तस्वीर अपने आप उठकर पियानो पर गिर गई। कांच चटक गया। ऋतिक ने तस्वीर को उठाया और अब की बार तस्वीर के कोने में नाम लिखा था, सावनी 1912। अगली सुबह ऋतिक ने गांव में जाकर एक चाय वाले से पूछा, ये सावनी कौन थी? चाय वाला चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, आप उस बंगले में रह रहे हैं? ऋतिक ने सर हिलाया। साहब, वो नाम मत लीजिए, वो लड़की मरी नहीं थी। कहती थी उसका कोई लौटेगा, और एक दिन वो खुद भी गायब हो गई। ऋतिक ने पूछा, गायब कब? करीब 100 साल पहले, सन 1913 में। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। तस्वीर पर लिखा था, सावनी 1912। वो अंतिम दरस है। वो रात को सो नहीं पाया। आधी रात को खिड़की से देखा, कुएं के पास कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और वो तस्वीर जैसी ही शक्ल। वो नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक शब्द जमीन पर उकेरा हुआ मिला, वापसी। ऋतिक की रातों की नींद अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हर रात कुछ न कुछ नया घटता। एक धुन, एक परछाई, एक धीमी पुकार। मगर वो डर की बजाय अब एक गहरी जिज्ञासा से भर गया था। उसे लगता जैसे ये सब कुछ किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी अधूरे रिश्ते की वापसी है। उसी बेचैनी में एक सुबह वो गांव के पुराने हिस्से में निकल पड़ा, जहां एक बूढ़ा साधु विशन बाबा बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। गांव के लोग उन्हें थोड़ा पागल समझते थे, लेकिन कुछ कहते थे कि वो अतीत को देख सकते हैं। सवाल जो जवाब मांगते थे। ऋतिक जब वहां पहुंचा, बाबा आंखें मूंदे बैठे थे। उसने धीरे से पूछा, बाबा, ये सावनी कौन थी? बिना आंखें खोले बाबा बोले, आखिर तू पूछ ही बैठा। ऋतिक चौंका। आप जानते हैं मैं क्या पूछने आया हूं? बाबा मुस्कुराए। तेरे साथ ये पहली बार हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये आखिरी बार है। अब ऋतिक गंभीर हो गया। बाबा, कृपया साफ साफ बताइए। विशन बाबा ने जमीन पर उंगली से एक गोल आकृति बनाई, एक कुआं, और बोले, सावनी यहाँ के जमींदार की बेटी थी। खूबसूरत, तेजस्वी और जिद्दी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। क्या क्या बाबा? वो एक लेखक से प्रेम करती थी। रघुवीर नाम था उसका। वो परदेसी था। सावनी ने शादी की जिद ठानी, पर जमींदार ने मना कर दिया। दोनों ने एक रात भागने की योजना बनाई, लेकिन रघुवीर नहीं आया। ऋतिक ध्यान से सुन रहा था। सावनी पूरी रात उसी बंगले में बैठी रही। पियानो पर वही धुन बजती रही जो तू सुनता है, और फिर सुबह वो गायब हो गई। कुछ कहते हैं उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुछ कहते हैं वो आज भी उसी की राह देख रही है। बाबा ने गहरी सांस ली। और तू ठीक वैसा ही दिखता है जैसा वो रघुवीर दिखता था। ऋतिक कुछ पल कुछ कह ना सका। अचानक पिछले कुछ दिनों की हर चीज, पियानो, खून की बूंदें, तस्वीर, एक दूसरे से जुड़ती नजर आई। तो क्या मैं रघुवीर का पुनर्जन्म हूं? विशन बाबा मुस्कुराए। नहीं, बस बोले, कभी कुछ सवालों के जवाब किताबों में नहीं, आत्मा में मिलते हैं, और सावनी की आत्मा अब भी अधूरी है। ऋतिक ने उठते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? बाबा की आंखें पहली बार खुली। उनमें एक अजीब चमक थी। हाँ, लेकिन एक बार उससे मिलने गया तो लौटना आसान नहीं होगा। उसी शाम ऋतिक बंगले में लौटा। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। अब उस पर एक नई इबरत थी जो पहले नहीं थी। आ जाओ ऋतिक, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। कमरे में हल्की हवा चली और पियानो अपने आप बजने लगा। उस रात ऋतिक जल्दी सो गया, लेकिन मन में कई सवालों का तूफान चल रहा था। क्या सावनी सच में अब भी उसका इंतजार कर रही है?
क्या वो रघुवीर का पुनर्जन्म है? क्या ये सब केवल कल्पना है या कुछ ऐसा जो उसने पहले भी जिया है? और फिर वो सपना शुरू हुआ। वो रात जो पहले बीत चुकी थी, उसने खुद को उसी बंगले में पाया, मगर अब दीवारें चमक रही थी, फर्श पर मखमल बिछा था और कमरे में हल्की बांसुरी की धुन बज रही थी। वो कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों पर दीप जले थे, नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। सब कुछ 100 साल पहले जैसा लग रहा था। उसे एक कमरा दिखा जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। उसने झांका, एक लड़की पियानो बजा रही थी। सावनी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। रघुवीर, तुम आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन गला सूख गया। उसके शब्द नहीं निकले, पर दिल ने मान लिया ये वही है, पल जो कभी नहीं गुजरे। सावनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो भाग चले, आज रात ही जैसे हमने तय किया था। उसके भीतर एक तूफान उठा। यही तो वो रात थी जब रघुवीर नहीं आया था, पर आज वो यहां था। हाँ हाँ चलो, ऋतिक ने कहा। शब्द अपने आप निकले, लेकिन तभी सारा दृश्य बदल गया। दीप बुझ गए, नौकर चाकर गायब हो गए। सावनी का चेहरा भय से भर गया। वो आ गया। उसने कहा, कौन? पिताजी, उन्होंने कहा था अगर मैं भागी तो वो मुझे मार देंगे। दरवाजा खुला। एक बारीक कदमों की आवाज आई। कोई तेजी से पास आ रहा था। सावनी ने ऋतिक को धक्का दिया, भागो। और तभी ऋतिक की नींद खुल गई। सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा। लेकिन कमरा वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। अब वहां एक लाल चुनरी पड़ी थी, वही जो सपने में सावनी ने पहनी थी। उसने उसे उठाया। चुनरी पर अब भी वही गुलाब की हल्की खुशबू थी। क्या ये सपना था या कोई अधूरी याद जो फिर से जिंदा हो गई? डायरी में नई बात। वो उठकर डायरी के पास गया। इस बार उस पर लिखा था, अब तुमने देख ली वो रात, लेकिन मैंने उसे फिर भी खो दिया। क्या इस बार तुम आओगे? ऋतिक अब पूरी तरह उलझ चुका था, सच और कल्पना के बीच। क्या उसे फिर से सावनी से मिलना होगा? क्या इस बार वो उसे बचा पाएगा? रात फिर ढलने लगी और पियानो की वही धुन फिर से बज उठी। उस रात ऋतिक को नींद नहीं आई। चुनरी अब भी उसके पास थी, असल ठोस किसी सपने की नहीं। और डायरी में जो आखिरी शब्द थे वो अब उसके जहन में गूंज रहे थे। क्या इस बार तुम आओगे? वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जो कुछ 100 साल पहले अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना ही होगा। सुबह होने से पहले ही बंगले में कुछ बदलने लगा। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स गिरने लगी। पियानो की धुन डरावनी बन गई और हर दर्पण में सांवली की धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। बस उसकी आंखें साफ थी, जो हर बार एक ही सवाल पूछती, क्यों छोड़ा था मुझे? ऋतिक डर नहीं रहा था, उसे बस एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था, और वो खिंचाव उसे बंगले के पीछे बने पुराने कुएं की ओर ले जा रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा थम गई, जैसे वहां एक और दुनिया थी, ठहरी हुई, चुप मगर बोझिल। कुएं की दीवार पर उकेरा गया था एक नाम, सावनी, और एक तारीख 12 जून 1913। ऋतिक ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ ही था कि एक झटका लगा और सामने वही सपना फिर से जाग उठा। इस बार वो बंगले के पीछे था। सावनी वहां खड़ी थी, रो रही थी। रघुवीर, अब तुम आ गए। हाँ, मैं यहां हूं, ऋतिक ने कहा। आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, पर अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा और कुएं की ओर देखने लगी। नहीं सावनी, इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया। पर तभी कुएं से एक भयानक चीख निकली, जैसे कोई और आत्मा उस गहराई में बंद हो और बाहर निकलने को छटपटा रही हो। ये क्या है? ऋतिक ने पूछा। मेरे पिता, सावनी फुसफुसाई। उन्होंने मुझे नहीं मारा, खुद को मारा, और तब से वो यही है। अचानक कुएं से एक धुआं उठा और एक काली आकृति उभरी। भयानक चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और जंजीरों में जकड़ा शरीर। तू फिर आ गया? वो दहाड़ा, मेरी बेटी को फिर से छीनने। सावनी डर से पीछे हटी। ऋतिक ने उसका हाथ थामे रखा। आपने उसे कभी समझा ही नहीं, उसने सिर्फ प्यार किया था और आपने उसे सजा दी। आकृति चीख पड़ी,
लेकिन इस बार सावनी ने आगे बढ़कर कहा, अब नहीं बाबा, अब मैं अपने डर से आजाद हूं। सावनी ने जंजीरों को छुआ और वो जलने लगी। अकस्मात कुएं से रोशनी निकली और वो काली आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। धीरे धीरे सब शांत हो गया। कुएं में अब कोई डरावनी चीख नहीं थी, सिर्फ शांति थी। सावनी ने ऋतिक की आंखों में देखा, मुस्कुराई और कहा, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब मैं जा सकती हूं। कहाँ? ऋतिक ने पूछा। जहां अधूरी आत्माएं पूरी होती है। और फिर वो एक उजाले में बदल गई, धीरे धीरे हवा में घुलती हुई। ऋतिक जमीन पर बैठा रहा, भावुक, स्तब्ध। अब बंगले में न कोई धुन थी न परछाई। डायरी अपने आप बंद हो गई और उस पर एक आखिरी शब्द लिखा गया, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण बंगले की खिड़की से भीतर आई। कई वर्षों बाद हर कोना अब शांत था, जैसे किसी ने सदियों से भरी पीड़ा को आखिरकार मुक्ति दे दी हो। ऋतिक वहीं कुएं के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में एक सुकून जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। अब कोई नहीं था। बंगला अब भूतिया नहीं था। दरवाजे अब खुद ब खुद नहीं खुलते थे। पियानो खामोश था। दीवारें अब सांस नहीं ले रही थी। सब कुछ ठहरा हुआ मगर पूरे जैसा। डायरी अब एक साधारण किताब बन चुकी थी। उसके पन्नों में कोई नई इबारत नहीं थी। बस अंत में लिखा था, जब अधूरी आत्माएं मिलती है तो समय भी थम जाता है। ऋतिक ने किताब को बंद किया और पहली बार उसे डर नहीं, प्यार महसूस हुआ। अगले दिन गांव में चर्चा थी, बंगला अब बदल गया है। अब वहां से कोई चीख नहीं आती, बिजली जलती है। विशन बाबा जब ऋतिक से मिले तो बस मुस्कुराए और बोले, अब तू वो नहीं रहा और वो भी अब बंद ही नहीं रही। ऋतिक ने झुककर उनके पैर छुए। क्या ये सब किस्मत थी? कभी कभी किस्मत नहीं, आत्माएं रास्ता चुनती हैं। और तूने रास्ता नहीं चुना बल्कि निभाया। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक गांव से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने बंगले के बाहर एक बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, सावनी निवास, एक प्रेम जो समय से परे था। गांव वाले अब वहां आते, घूमते, कुछ फूल रखते और एक पल के लिए ठहरते, जैसे किसी पुरानी रूह को श्रद्धांजलि देते हों। ऋतिक शहर लौटा, लेकिन अब उसकी कहानियों में सिर्फ कल्पनाएं नहीं होती थी, उनमें सच, आत्मा और प्रेम की गहराई होती थी। कई साल बाद एक छोटी बच्ची उस बंगले में घूम रही थी। उसने पियानो देखा, बैठी और उसी धुन को धीरे धीरे बजाने लगी। उसकी मां ने चौंक कर पूछा, तुमने ये कहां सीखा? बच्ची मुस्कुराई। एक सपना देखा था, एक दीदी थी वहां, बहुत प्यारी, उन्होंने सिखाया। पियानो की धुन फिर से गूंज उठी। इस बार डरावनी नहीं बल्कि प्यारी, भावुक और पूरी। वापसी एक यात्रा थी, न सिर्फ समय में बल्कि भावनाओं की गहराइयों में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये कहानी भूतों की नहीं, अधूरी कहानियों की थी। डरावना सिर्फ वो होता है जो समझा ना जाए, और सबसे बड़ा मोक्ष माफी और प्रेम है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ दोस्तों, ऐसी कहानियों को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस गुमनाम रातें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।